यूक्रेन के भिनिस्तिया शहर में नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के छात्र कुमारपाड़ा निवासी मुकुल दोषी भारत सरकार के रेस्क्यू ऑपरेशन के चलते सकुशल गुवाहाटी कुमारपाड़ा स्थित अपने आवास में पहुंच गया। उसके पहुंचते ही परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी ने उसे खुशी से गले लगा के केंद्र सरकार और असम सरकार का आभार प्रकट किया। राइस प्लस के साथ हुई एक्सक्लूसिव बातचीत में मुकुल ने अपनी आपबीती बताई। नाम मुकुल दोषी है। मैं थर्ड ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ विनित्सा में, विनित्सा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो पहले 14 तारीख को हम लोग को नोटिस आया था एम्बेसी की तरफ से। इतना दिन से न्यूज़ में आ ही रहा था कि वार होगा, बट पहले जो हिस्ट्री था उस हिसाब से वार का हम लोग को लगा नहीं कि कुछ मेजर इशू होगा। नॉर्मली बॉर्डर की तरफ होता है, मैं एकदम वेस्टर्न साइड में हूँ, तो मेरे को लगा कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। पर एम्बेसी की तरफ से 14 तारीख को ड्राफ्ट आया, पर ड्राफ्ट में ये लिखा था कि यू मे लिव, मतलब आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। तो हमको लगा कि हम मेरा थर्ड ईयर है और फाइनल एग्ज़ाम होता है थर्ड ईयर का, क्रॉक जून में था। तो मुझे लगा कि अगर मैं चला जाऊंगा तो एग्ज़ाम का प्रॉब्लम हो जाए। और हम लोग का यूनिवर्सिटी भी कंटिन्यूसली यही कह रही थी कि क्लासेस ऑफलाइन हो जाएंगे और ऐसा कुछ सिचुएशन इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है, तो आप लीव मत कीजिए वरना आपको एब्सेंस लगेगा। और वहाँ 100% अटेंडेंस कंपलसरी होता है। अगर 100% अटेंडेंस नहीं है तो हम क्रॉक नहीं दे सकते। फिर 2 बार ड्राफ्ट आया, तीसरे बार ड्राफ्ट आया, तो हम लोग को लगा यार अब जाना चाहिए। लेकिन सब ड्राफ्ट में क्लियर नहीं था एम्बेसी की तरफ से कि हमें जाना चाहिए कि नहीं। हर में ये था कि आपको मन है तो जाइए आप। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ये एम्बेसी की थोड़ी सी गलती थी शुरू शुरू में। और यूनिवर्सिटी की तरफ से भी हम लोग को यही था कि आप लीव मत कीजिए। पर मैंने और मेरे फ्रेंड ने डिसाइड किया कि हम लोग क्या करते हैं, लीव कर देते हैं अगर क्लासेस ऑनलाइन हो जाती है तो 21 तारीख को रात में यूनिवर्सिटी से आया कि क्लासेस ऑनलाइन कर देंगे। तो हमने उसे दिन कांटेक्ट किया पेरेंट्स को और उन्होंने बोला हाँ बना लो टिकट, जल्दी आ जाओ। ये तो कह ही रहे थे 1 महीने से कि जल्दी बना के आ जाओ। तो हमने बनाया। मेरे 25 का फ़्लाइट था, 25 तारीख का, और मेरे काफ़ी दोस्त का 22 का फ़्लाइट था, किसी का 24 एयर इंडिया का फ़्लाइट था। तो हम लोग सब वैसे करके निकल गए और निकलने का सोचा। लेकिन वही 23 तारीख को फिर अटैक हो गया कीव में और फिर वो क्लोज हो गया एयरपोर्ट। तो हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो हम लोग वेट कर रहे थे कि निकले कहाँ से। फिर एम्बेसी का नोटिस आया कि वो बॉर्डर खुलवा रहे हैं वेस्टर्न साइड में, तो उसके थ्रू हम लोग निकल सकते हैं। ये था कि आपको अपने से निकलना है प्राइवेटली, हम उसमें कोई सपोर्ट नहीं दे पाएंगे, आप प्राइवेटली निकलिए। वंस यू रीच दी बॉर्डर, उन्होंने ये लिखा था कि एक बार आप बॉर्डर पहुंच जाइए, उसके बाद आप हमारी जिम्मेदारी है पूरे की पूरी। अच्छा, इसमें आपके साथ में और कितने स्टूडेंट थे, मैंने जो भारत के या आसाम के, और कितने स्टूडेंट आपके साथ थे? आसाम का मेरे साथ में 2 जन थे और मैं एक लड़की को जानता हूँ। वो अभी भी वो ईस्टर्न साइड में है, वो काफ़ी फंसी हुई है उधर, अभी तक वो निकली नहीं है वहाँ से, क्योंकि वहाँ काफ़ी बॉम्बिंग वगैरह उधर ही हो रहा है मेनली। वो एकदम बॉर्डर का इलाका है। और मेरा थोड़ा मिडिल या वेस्टर्न एरिया था, तो मेरी इतनी बॉम्बिंग वगैरह मेरे एरिया में नहीं हुई, अभी तक नहीं हुई है यहाँ। हालांकि मैं पहुँच गया वहाँ, कुछ ऐसा इशू हुआ नहीं है अभी तक मेरे एरिया में। तो हम लोग निकल गए प्राइवेटली। हम लोग की कंसल्टेंसी ने थोड़ा हेल्प किया, बाकी हमने खुद ने बस किया। और हम लोग सब जन ने पैसे दिए बस मिल के, और हम लोग ने बस करके हम लोग बॉर्डर तक निकल गए। पर बॉर्डर पे क्या काफ़ी भीड़ थी, तो हम लोग को 9-10 किलोमीटर सामान के साथ पैदल चलना पड़ा। और बॉर्डर पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम यूक्रेनियन साइड में ये था कि वहाँ बहुत करप्शन था। लाइक बॉर्डर पैसे दे के पार करो, या इंडियन स्टूडेंट्स ही थे काफ़ी, वो मतलब करवा रहे थे पार बच्चों का जो उनके सोर्सेज थे। लाइक जैसे मैं किसी को जानता हूँ तो वो उनका मतलब क्रॉसिंग करवा रहे थे, जो लाइन में खड़े थे उनको इतना वैल्यू नहीं मिल रहा था। काफ़ी जन 3 दिन से थे, मैं 2 दिन में पार कर गया। मैंने भी अपने सोर्सेज लगाए, ऐसा नहीं है कि मैंने सोर्सेज को यूज़ नहीं किया, मैंने खुद ने सोर्सेज के थ्रू ही क्रॉस किया बॉर्डर। ऐसा नहीं है कि मैं लाइन में खड़ा होकर क्रॉस किया, क्योंकि पहला दूसरा दिन मैं बहुत तकलीफ़ में था, एकदम ठंड था, उधर बर्फ़ गिर रही थी। तो मैंने सोचा यार अब तो कुछ करना होगा, तो मैंने सीनियर्स को कांटेक्ट किया, उन्होंने मेरा हेल्प किया बॉर्डर क्रॉस करने में। एक बार मैंने बॉर्डर क्रॉस कर लिया, उसके बाद जो एम्बेसी ने जो काम किया है वो तो मतलब क्या बोलूँ मैं, मतलब एकदम अच्छा शेल्टर दिया हमें रहने के लिए। और प्लस में खाना वाना का सब इंतज़ाम उन लोग ने करके रखा था, यहाँ तक कि सोने के लिए ब्लैंकेट से लेकर चादर तक उन्होंने सब प्रोवाइड किया हम लोग को। एक बार क्रॉस करने के बाद, मैं रोमानिया के थ्रू क्रॉस किया हूँ, तो रोमानिया में सारा इंतज़ाम था। ट्रांसपोर्टेशन भी उन्होंने अरेंज किया कि हम लोग सेफ़ली एयरपोर्ट पहुँच जाए। एयरपोर्ट में भी उन्होंने हमें खाना पहुँचाया। खाना भी ऐसा नहीं है कि कुछ भी पहुँचा दिया, लाइक ऑरेंज, एप्पल, बनाना,
अंडे, अगर जो अंडे खाते हैं ले। और फिर वहाँ ज्योतिराज सिंधिया सर भी आ गए थे, जिनसे मैं मिल के आया हूँ अभी अभी। उनको मैंने कहा कि मैं एक दिन एयरपोर्ट में हूँ लेकिन मैं गया नहीं हूँ अभी तक, तो आप कुछ कीजिए। तो उनको बोलने के शायद हाफ एन आवर बाद ही मेरे को फ़्लाइट मिल गया और फिर मैं इधर आ गया। और इधर आने के बाद भी मेरे को आसाम गवर्नमेंट ने रिसीव किया। मेरे पेरेंट्स भी बाहर आए हुए थे, पर आसाम गवर्नमेंट के जो लोग थे वो कंटिन्यूसली मुझे कह रहे थे कि आप आसाम भवन में आ जाइए, हम आपको एक दिन का स्टे देते हैं, आप थक गए होंगे काफ़ी, काफ़ी दिन से हम सोए नहीं हैं, वो जानते ही हैं। खाना पीना भी उन्होंने भले ही दिया हो लेकिन हम इतने अच्छे से तो खा नहीं पाए हैं, भागा दौड़ी कर रहे थे। तो अच्छा, आप तो जो वहाँ थे तो वहाँ की सिचुएशन से पूरे अवगत थे कि किस स्टेट में, किस कोने में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो आपको एक क्या आइडिया लग रहा है कि जैसे अदर जगह जहाँ से आप दूर थे, वहाँ की क्या सिचुएशन थी, और हमारे जो इंडियन स्टूडेंट्स थे वो वहाँ की उनकी उनकी क्या सिचुएशन थी? सर, ईस्टर्न साइड का हालत तो बहुत ख़राब है, अभी भी काफ़ी जन फंसे हुए हैं। मैं जिनको पर्सनली जानता हूँ, एक दो जन को, वो फंसे हुए हैं अभी भी। मैं उनके लिए रिक्वेस्ट करता हूँ कि गवर्नमेंट कुछ करे। मैंने सुनने में आया आज सुबह सुबह कि रशियन बॉर्डर सरकार ओपन कराने का ट्राई कर रही है। अगर 6-8 घंटे के लिए कोई बॉर्डर ओपन करा सकता है रशियन साइड में, जो शायद यूएस या यूरोपियन किसी का हिम्मत ही नहीं हुआ बोलने का कि मैं 6 घंटे अब वार रोके, ऐसा हिम्मत किसी गवर्नमेंट का आज तक नहीं हुआ पूरे वर्ल्ड में। तो अगर वैसा वो कर सकती है तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि ईस्टर्न साइड से वेस्टर्न साइड आना बहुत ही मतलब अभी डेंजरस है। क्योंकि अभी एक स्टूडेंट की डेथ भी हो गई है खारकिव में, जो ईस्टर्न साइड में था। तो वहाँ की हालत तो काफ़ी ख़राब है। मेरे साइड में हालात फिर भी ठीक थे कंपैरेटिवली, बाकी सायरन वगैरह बज रहे थे, आउटस्कर्ट में मेरे एक्टिविटीज़ हो रही थी, उसका रिपोर्ट आ रहा था हमको। बट मेरे साइड में हालात फिर भी ठीक थे, इसलिए मैं निकल गया टाइम पर। बट ईस्टर्न साइड में एकदम ही उल्टा है। और कीव में तो हालात अभी ख़राब ही है, इसलिए एम्बेसी ने ये भी ड्राफ्ट किया कि निकल जाए सब जन। मैं भारत सरकार का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मेरे लिए बॉर्डर ओपन करा दिया और इतना अरेंजमेंट किया। अभी के लिए तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, बट इन फ्यूचर मेरे को अपना करियर को लेके डाउट हो गया है कि आगे क्या होगा। आगे मतलब एमबीबीएस में मैं थर्ड ईयर में हूँ, क्योंकि 3 साल मेरा कंप्लीट होने को है और आगे 3 साल मेरा बचा हुआ है यूक्रेन में। तो मेरे को बस उसको लेके काफ़ी ज़्यादा टेंशन है कि मेरा आगे क्या होगा। ऑलरेडी ऑनलाइन क्लासेस की वजह से काफ़ी लैगिंग था कोर्स, हम लोग को प्रैक्टिकल नॉलेज काफ़ी इतना मिला नहीं था। और अभी मैं गया था, सोचा था कि प्रैक्टिकल नॉलेज मिल जाएगा, बट ऐसा सिचुएशन आ गया। तो इस चीज़ को लेके डाउट हो रहा है। और जो भी मिनिस्टर वगैरह जिन्होंने भी कहा है कि एमबीबीएस स्टूडेंट जो बाहर जाते हैं वो फ़ेल करते हैं 90%, तो वो काफ़ी गलत चीज़ है, क्योंकि इंडिया में एग्ज़ाम होते ही नहीं थे। क्या पता इंडिया के स्टूडेंट्स भी फ़ेल कर जाएं, तो इसमें आप कुछ कह नहीं सकते। ये थोड़ा मतलब हम लोग को लगा है कि, और जो रिज़र्वेशन होके रखा है वो किस लिए होके रखा है, फिर आपने रिज़र्वेशन क्यों करवाया है। एससी एसटी वगैरह या ओबीसी के स्टूडेंट्स तो कम मार्क्स ला के भी चले जाते हैं, और हम जनरल क्लास वाले तो ज़्यादा 400-500 नीट में लाके भी रह जाते हैं। और आप कहते हो कि 90% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल दी एमसीए एग्ज़ाम। तो अब नेक्स्ट आया, अब देखते हैं कि कौन कितना होता है। अब तो नेक्स्ट के वजह से तो सबके लिए इक्वल है। बट मैं प्लीज़ ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे जो फ्रेंड्स बचे हुए हैं वहाँ पर, उनका आप हेल्प कीजिए जो ईस्टर्न साइड में है, ताकि आप उनको फ़िलहाल के लिए ले आए। और हम लोग का यही है कि फ्यूचर हम लोग का क्या है, प्लीज़ उसमें थोड़ा सा आप देखिए कि हम लोग एमबीबीएस अब क्या करें, कहाँ ट्रांसफ़र ले, कहाँ पढ़े आगे का। इसके लिए मैं एकदम रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ भारत सरकार से। और मेरे भतीजे को लेने हम लोग जब दिल्ली गए थे, तब वहाँ पे आसाम भवन से आसाम के अधिकारीगण आए हुए थे, जिन्होंने हम लोग को बहुत सपोर्ट किया। उन लोगों ने हर कदम पे हम लोग को सपोर्ट किया। जब हम लोग को अपनी पर्सनल गाड़ी से अपने आसाम भवन लेके गए, वहाँ हमको रूम अलॉट किया, बढ़िया एसी रूम था, खाने पीने का प्रॉपर व्यवस्था था। हम लोगों को जल्दी निकलना पड़ा, लेकिन वो चाहते थे कि हम लोग बैठें, और उनकी व्यवस्था बहुत अच्छी थी। और जब वो आया नहीं था उससे पहले भी यहाँ डीसी कामरूप के मेट्रो कामरूप मेट्रो के जो डीसी हैं, उन्होंने भी रेगुलर हमसे संपर्क रखा, और वो रेगुलर क्या इस बच्चे का कंडीशन है फीडबैक ले रहे थे। और अभी हम लोग यहाँ घर पहुँचे भी नहीं हैं, उन लोग का फ़ोन आ चुका है यहाँ पे 2 बार। तो आसाम मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा दा को, और डीसी कामरूप मेट्रो को, और आसाम भवन के जितने अधिकारी थे उनके व्यवहार के लिए मैं उनको अपने दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा। 1000 दिनों बाद में बच्चा घर लौट के आया है। मैं और मेरा परिवार बहुत
सबको अच्छा लग रहा है, सब बहुत खुश है। कुछ भी मन में बहुत इतना 8 दिन तक न खाया न पिया, सब टेंशन में थे। मैं शुक्रगुजार हूँ मोदी गवर्नमेंट और उसका सेंट्रल कैबिनेट का और हेमंतोदा का, हमारे असम के सीएम, और कामरूप मेट्रो से भी हम लोग को बहुत सहयोग मिला। सब जगह गवर्नमेंट के बहुत अच्छा सहयोग मिला। बच्चा सकुशल घर पे आ गया है, हम लोग को बहुत खुशी। पहले बहुत दिन से बहुत टेंशन चल रही थी मुझे कि कब होगा, क्योंकि इसके बराबर मैसेज भी नहीं आ रहे ना बात हो रही थी, तो अब बहुत अच्छा लग रहा है।